हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अनुवाद के क्षेत्र, जिसमें प्रक्रिया है, प्रकार, सीमाएं, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान है। ये जो अनुवाद के क्षेत्र हैं और ये जो चैप्टर है आपका बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी अनुवाद के चैप्टर से है, फिफ्थ चैप्टर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम अनुवाद के क्षेत्र से। तो अनुवाद के बहुत सारे क्षेत्र हैं क्योंकि जो अनुवाद है वो हर किसी क्षेत्र में चलता है। बिना अनुवाद किए हुए किसी भी क्षेत्र में आप कार्य नहीं कर सकते। तो चलिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। अनुवाद के क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है न्यायालय, सरकारी कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जो न्यायालय होता है, इसमें जो पैरवी होती है वो किस में होती है? इंग्लिश में, लेकिन जो भी पेज आते हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। सरकारी कार्यालय में भी पहले क्या होता था कि इंग्लिश में ही सारी बातें सुनी जाती थी या काम होता था, लेकिन अब हिंदी में भी इसको आज़ादी के बाद इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर दिया गया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी बहुत सारे खोज हो रहे हैं जिसमें दोनों भाषाओं का यूज हो रहा है। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि कई सारी भाषाओं का यूज होता है और ज़्यादातर जो होते हैं बुक्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। उसको हिंदी में क्या किया जाता है? अनुवाद करके बच्चों तक पहुँचाया जाता है। साहित्य में भी है इसमें अनुवाद का प्रयोग। फिर है आपका संस्कृति। बिल्कुल संस्कृति में होना चाहिए क्योंकि अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा गया है और मानव को मानव के और अधिक निकट लाने में और ज़्यादा सुखी और समृद्ध बनाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि पहले जो भी हमारे वेद थे वो सब क्या थे? संस्कृत में थे, तो उनको हिंदी में लाया गया है। ठीक है। जनसंचार के माध्यम से, जनसंचार का मतलब ऑनलाइन जितने भी काम हो रहे हैं आजकल, जो टीवी पे है, रेडियो पे है, तो कम से कम 22 भाषाओं के हमारे देश में मान्यता प्राप्त है। तो एक आकाशवाणी और दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जिसमें 22 भाषाओं में 22 बार कम से कम न्यूज़ सुनाई जाती है। तो ये जो है ये अनुवादक का ही काम होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या होता है कि जो अनुवादक होता है वो हर भाषा को समझ नहीं पाता। या तो अगर किसी भी चीज़ का अनुवाद करना है, उसे हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में करना है, तो उसको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो भी बहुत सारे देश हैं तो हर भाषा उसको नहीं आती है, तो इसलिए एक ट्रांसलेटर होता है जो उनके पास होता है, मौजूद होता है। सभी नेता अपनी भाषा में बात कहते हैं और जो ट्रांसलेटर की मदद से वो भाषा उनको समझ में आती है। उसके बाद आपका आता है आपसी बोलचाल। आपसी बोलचाल में भी हम क्या करते हैं? पहले अपनी लैंग्वेज से अगर हम भोजपुरी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, पहले हम उसमें खुद ही ट्रांसलेट करते हैं बात, फिर हम अगली भाषा में बोलते हैं। फिर धार्मिक हैं, धार्मिक लोगों क्या करते हैं भाई? जितने भी धार्मिक चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं कि जो ग्रंथ हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे गए हैं, लेकिन सभी को वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसीलिए उसको क्या किया गया है? हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराया गया है ताकि वो लोग आसानी से उसको पढ़ सकें। अनुवाद की प्रक्रिया देखते हैं। अनुवाद की बहुत सारी प्रक्रिया हैं जिसके माध्यम से अनुवाद किया जा सकता है। अनुवाद की बहुत सारी प्रक्रिया भी इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए, अनुवाद की मुख्य 2 प्रक्रिया होती हैं, भाषिक उपादान और वाक्य विन्यास। ये दोनों मिलकर ही किसी रचना को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं जिसके कारण उसकी अलग से पहचान हो सके। इन्हीं दोनों तत्वों पर अनुवाद की सफलता निर्भर करती है। इनमें से किसी एक की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वाक्य विन्यास पर उचित ध्यान न देकर केवल शब्द या पदबंध पर ध्यान दिया जाएगा तो अनुवाद दुरूह और अटपटा हो जाएगा। इसी तरह भाषिक उपादान पर ध्यान न देकर वाक्य विन्यास पर ध्यान दिया गया तो अनुवादक भ्रामर हो जाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के क्या है? पूरक है और दोनों को ही अनदेखा नहीं किया जा सकता। देखिए, अनुवाद की प्रक्रिया में ये जो है विश्लेषण है, अंतर है और पुनर्गठन है। क्योंकि ये जो भोलानाथ तिवारी जी हैं उनके द्वारा ही है कि स्रोत भाषा से विश्लेषण, अंतरण, फिर पुनर्गठन, देन लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा से अगर हम क्या करते हैं, लक्ष्य भाषा में उसको हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं अनुवाद को। जो भी हमें चेंज करना होता है वो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में करना होता है हमारा। अपने उसमें दिया था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रक्रिया के 5 चरण इस प्रकार हैं। पहले पाठ पठन है, पाठ विश्लेषण है, भाषांतरण है, समायोजन है और मूल पाठ से तुलना है। ठीक है। अनुवाद के प्रकार हम देख लेते हैं। अनुवाद के कम से कम 4 प्रकार हैं: पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद, समग्र अनुवाद और बद्ध अनुवाद। और इसके अलावा भी और से अनुवाद है जिसमें पदानुवाद है, गदानुवाद है, छंदबद्ध अनुवाद है, छंद मुक्त अनुवाद है, नाट्य अनुवाद है, कथानुवाद है, किसी अन्य साहित्य विद्या का अनुवाद। देखिए, पदानुवाद का मतलब समझ सकते हैं कि जिसमें पद होते हैं और जिसकी क्या करना पड़ता है? अनुवाद करना पड़ता है। जो गद्य होते हैं, गद्य में तो सिंपल सा होता है, लेकिन फिर भी आपको लाइनिंग दी जाती है कि भाई इस लाइन को ट्रांसलेट करो कि इसमें कभी क्या कहना चाहता है। छंदबद्ध अनुवाद देख सकते हैं। इसके बाद है, देखिए इसमें बहुत सारे अनुवाद दे रखे हैं, लेकिन शब्दानुवाद, उसके बाद आपका है शब्द का ही सिर्फ अनुवाद नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ भाषा का अगर ज्यों से त्यों लिख रख देंगे तो क्या होगा? वो फिर
उतना भाव उसमें नहीं आएगा, लेकिन उसको जो भी भाव अगर उसमें जो भी व्यक्त किए गए हैं वो भी आप अपनी लैंग्वेज में उसको व्यक्त करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थानुवाद या भावानुवाद, अर्थ के साथ भाव का भी क्या करना है, इसमें मिश्रण करना है, तभी हमें कहानी समझ में आएगी। छायानुवाद का होता है, अनुवाद में शब्द की केवल अर्थ छाया ग्रहण की जाती है। बिहारी तुलना और आधुनिक कवि अज्ञे के काव्य में अनेक स्थानों पर छाया अनुवाद के उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे अवंती वर्मा ये श्लोक है, इसका अनुवाद बिहारी के दोहे में इस प्रकार है। जैसे ये श्लोक है और इसको इस प्रकार क्या किया गया है, अनुवाद किया गया। ठीक है, उसके बाद सारा अनुवाद का, जैसे कि यह शब्द जैसे स्पष्ट हो रहा है, सारांश, किसी भी बहुत ही बड़े किसी पाठक का सारांश आपको प्रदान करना, उसको क्या कहते हैं, सारा अनुवाद। मूल रिपोर्ट का सार उपलब्ध होना चाहिए और मूल रिपोर्ट का सार तैयार करके फिर उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। किसी भी चीज़ का सारांश तैयार करना, बहुत लंबी चीज़ है, इसका छोटा सा आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, इस 4-5 लाइन में आप उसको व्यक्त कर सकूँ कि इसमें क्या मुझे करना है। फिर भाष्य है, ठीक है, भाषा सही होनी चाहिए, भाषा की पकड़ होनी चाहिए। टीका का मतलब होता है टीका की, जिसमें अनुवादक को उसमें अनुवाद करना है। व्याख्या का मतलब है कि सही रूप से व्याख्यात्मक होना चाहिए, व्याख्या करनी चाहिए कि जो भी आपकी लैंग्वेज है सामने वाले को समझ में आए जो भी आप लिख रहे हो। और व्याख्या का मतलब होता है कि एक वर्ड को, या एक कविता में एक लाइन होती है जिसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो व्याख्या करना उसे कहते हैं। सरलार्थ होता है कि जो भाषा हो बिल्कुल सरल हो, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी हैं अनुवाद के प्रकार, ये हैं सारा अनुवाद या आख्यान होता है, फिर टीका अनुवाद होता है, फिर अधिकार्थक होता है, देन फिर पराश्रयी होता है। फिर आपका रूपांतरण, रूपांतर का अर्थ भाषा नहीं है बल्कि एक प्रकार का ऐसा प्रस्तुतिकरण है जिसमें बाह्य स्वरूप में अंतर तो दिखाई पड़ता है किंतु भीतरी रूप यथावत रहता है। फिर आपका भाषांतर है, भाषा का अंतर होना चाहिए क्योंकि जिस भाषा में अनुवाद करने वाले हैं आप उस अनुवाद का क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि किस अनुवाद, किस भाषा या किस शब्द का क्या मतलब होगा। प्रचलित तौर पे देखिए 8 है भाषा के इसमें अनुवाद के प्रकार: शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद, सारानुवाद, वार्तानुवाद, रूपांतरण और आदर्श अनुवाद। अनुवाद की सीमाएं हैं, अनुवाद की 2 सीमाएं हैं। कैटफोर्ड ने अनुवाद की 2 सीमाएं बताई है, भाषापरक सीमाएं और सामाजिक प्राकृतिक सीमाएं। भाषापरक सीमाएं के अलावा भी एक और है जिसे 3 भागों में बांटा गया है, भाषापरक सीमाएं, ठीक है, और सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं, पाठ प्रकृतिक परक सीमाएं। भाषा परक सीमाएं ये होते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना प्रकृति होती है, अतः स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा को भाषिक रूप में एक जैसे अर्थ मिलने की स्थिति बहुत कम होती है। इसीलिए बहुत सारे अर्थों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, भाषा परक सीमाएं, यानी कि जो भी भाषा की सीमाएं हैं, जो भी उनके शब्द हैं वो हमें ज्ञात रहना चाहिए। दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं। किसी भी भाषा का वहाँ की संस्कृति और समाज से गहरा संबंध होता है, क्योंकि जब तक हम उसके समाज और संस्कृति को नहीं जान लेते तब तक हम अनुवाद पूरी तरह से या अच्छी तरह से नहीं कर सकते। पाठ प्रकृतिक सीमाएं क्या होती हैं कि जो भी हम जिस भी हम लैंग्वेज में करने वाले हैं उसका हमें सही ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उस पाठ को हमें सही पढ़ना है और सही रूप से उसका परिवर्तन करना है उस लैंग्वेज में। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्या और समाधान है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें अनुवाद करना होता है। फिर भाषा ज्ञान होना चाहिए कि भाषा जो भी है उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जिस भी शब्दावली का हमें क्या करना है, अनुवाद करना है, उस शब्दावली की हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उच्च कोटि की शब्दकोशों का अभाव, मतलब कि उच्च कोटि के आजकल के शब्दकोश जो हैं, अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मतलब पता है लेकिन हिंदी के बहुत सारे वर्ड का भी पता नहीं है, तो ये सरकार के द्वारा इस पर काम किया जाना चाहिए ताकि जो शब्दकोश के अभाव हैं वो उसको कम किया जा सके। उसके बाद है आपका अच्छे अनुवादकों की कमी, क्योंकि अच्छे अनुवादकों की बहुत ज़्यादा आजकल कमी है, वो बहुत सारी लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर जिसको अनुवादक की जॉब चाहिए उसको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक अलग से कोर्स भी होना चाहिए ताकि वो कोर्स करके उसको सफलता मिले और अच्छी सी जॉब मिल पाए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।